हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास स्टैंडर्ड 6। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 भाग्य का फेर। भाग्य का फेर मतलब भाग्य का बदल जाना। अचानक से जब भाग्य में कोई बदलाव आ जाता है, कुछ भी हो सकता है भाग्य में, उसे बोलते हैं भाग्य का फेर। तो यह एक छोटी कहानी है लियो टॉलस्टॉय की। बात कोई 1.5 दशक पुरानी है। मैं एक संस्थान में कार्यरत था जिसका राज्य के लगभग सभी नगरों में कारोबार फैला हुआ था। मेरा कार्य था सभी नगरों के अधिकृत विक्रेताओं से उधार की वसूली करना। इस कार्य में मैं निरंतर यात्राओं में रहता था और आदत ऐसी पड़ गई थी कि यदि किसी दिन यात्रा ना की तो रात को नींद नहीं आती थी। कब कहाँ जाना है यह सब पूर्व निर्धारित होता था और मैं प्राय 4 दिन या सप्ताह भर के लिए भी संस्थान के कार्य हेतु यात्राओं में व्यस्त रहता। अधिकांश यात्राएं कष्टदायी होती थीं। सरकारी खटारा बसें जिनमें गति तो नाम मात्र की होती है और आवाज़ कई गुना अधिक होती है, गंतव्य तक पहुंचने में जैसे पहिए स्थिर कर लेती है। निजी सवारी हो तो आदमी स्वतंत्र रहता है, परंतु सड़कों पर बढ़ते यातायात के साधन तो जैसे एक दूसरे की गति रोक देते हैं। इसमें लेकर बता रहे हैं कि ये जो बात हुई थी ये 1.5 दशक पुरानी थी, जब वो एक संस्थान में कार्य करते थे और उनका काम था उधार की वसूली करना। तो वो इस वजह से कई नगरों में यात्रा करते रहते थे और उनका रोज़ाना का था यात्रा करना। अगर किसी दिन वो यात्रा नहीं करते थे तो उनको रात को नींद भी नहीं आती थी और कभी कभी तो वो 4-5 दिन या सप्ताह भर के लिए भी यात्रा में व्यस्त रहते थे। फिर लेखक बताते हैं कि किस तरह उन्हें सरकारी खटारा बसों में यात्रा करनी पड़ती थी, जिनकी आवाज़ क्या होती थी बहुत ज़्यादा, और जो सरकारी जो खटारा बसें हैं वो क्या है उनको बहुत देर में पहुंचाती थी। यात्राएं जैसे नए अनुभव करने का बड़ा साधन है। मतलब यात्राएं करने से क्या होता है, अनुभव मिलता है नया। तो ये क्या है, एक बड़ा साधन है। पलक झपकते ही बड़ी दुर्घटना घट जाती है, इसलिए वाहन चालक हेतु संयम आवश्यक है। संयमी प्राय दुर्घटनाओं को वश में कर लेते हैं और असंयमी जल्दबाज धैर्यहीन वाहन चालक अपने साथ साथ निर्दोष यात्रियों को भी दुर्घटना रूपी दंड का भागीदार बना देते हैं। मतलब लेखक बताते हैं कि किस तरह अगर एक वाहन चालक अगर संयम में होगा, यानी गाड़ी धीमी गति से चला रहा होगा, तो क्या हो सकता है, दुर्घटना को कंट्रोल यानी वश में किया जा सकता है। अगर वाहन चालक तेज़ गति से गाड़ी चला रहा होगा, जल्दबाजी में होगा, तो क्या हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है और वो अपने साथ साथ अन्य जो निर्दोष यात्री होते हैं उनको भी दुर्घटना के में भागीदार बना लेता है। यात्राओं में कौन किस रूप से किसको ठग लेगा कहाँ नहीं जा सकता। लोग ठगी के नए नए तरीके खोज निकालते हैं, यानी इन यात्राओं के दौरान कौन किसको किस तरह ठगेगा ये किसी को नहीं पता होता और यात्राओं में लोग क्या करते हैं, नए नए तरीके निकालकर दूसरों को ठगते हैं। एक बार अपने यात्रा क्रम में मैं जब इलाहाबाद से वापस लौटने के लिए चला तो संध्या हो चुकी थी, परंतु अंधेरा होने में समय शेष था। अगस्त का उमस भरा दिन था। दुकानदार ने मुझे स्कूटर पर बिठाया और लीडर रोड पर ले आया। मुझे अलीगढ़ तक जाना था। लीडर रोड पर दिल्ली की ओर आने वाली बसें मिलती हैं। मैंने एक साफ़ सुथरी DTC बस का चयन
किया और उसमें चढ़ गया। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि एक बार उन्होंने कहा वो इलाहाबाद से वापस लौट रहे थे, परंतु शाम हो चुकी थी, लेकिन अभी रात नहीं हुई थी। अगस्त का महीना था, धूप थी, काफ़ी गर्मी थी, और जो दुकानदार था उसने स्कूटर पर बिठाकर वो कहाँ ले गया उन्हें, लीडर रोड पर, और उन्हें इलाहाबाद से अलीगढ़ जाना था। दिल्ली की ओर जाने वाली बसें मिल रही थी उन्हें, तो उन्होंने एक साफ़ सुथरी DTC बस में चढ़ गए। दुकानदार अभी भी मेरे साथ था। कंडक्टर अपनी सीट पर बैठा हुआ था, परंतु बस में मेरे अतिरिक्त कोई 4-5 सवारियां ही थीं। मैंने अलीगढ़ का टिकट लिया, अटैची को सीट के साथ लगाकर चेन डालकर ताला लगाया। अटैची में मैंने हफ्ते भर की वसूली की नकदी रखी हुई थी। इसके अतिरिक्त मेरे वस्त्र व कुछ पुस्तकें जो मैं सदैव यात्रा में साथ रखता था। तभी मेरे साथ आए दुकानदार ने कंडक्टर से पूछा, बस कितनी देर में चलेगी। मतलब जो लेखक के साथ दुकानदार आया था वो गया नहीं था, वो उनके साथ ही बैठा था, और जो कंडक्टर थे वो सीट पर बैठा था, और बस अभी चली नहीं थी, उसमें केवल 4-5 सवारियाँ ही थी। तो लेखक ने क्या किया, अपनी अटैची को सीट से लगाकर चेन डालकर ताला डाल दिया, क्योंकि उसमें क्या था, नकदी के पैसे थे, वसूली की, जो उन्होंने वसूली की थी उसकी नकदी थी, और उसके अलावा उसकी कुछ वस्त्र और पुस्तकें भी थी। तो उसने उसे लॉक डालकर बस में लगा दिया सीट में। 15-20 मिनट लगेंगे, कंडक्टर ने उत्तर दिया। दुकानदार ने जब कंडक्टर से पूछा कि बस कितनी देर में चलेगी, तो उन्होंने उत्तर दिया कि 15-20 मिनट लगेंगे। आइए पांडे जी, अभी बस चलने में देर है, कुछ खा लीजिए, रात भर का सफ़र है, रास्ते में खाने योग्य कुछ मिलेगा नहीं, आइए। तो जो दुकानदार था उसने कहा लेखक से, यानी पांडे जी, चलिए कुछ खा लेते हैं, अभी आपका क्या है, रात भर का सफ़र है, रास्ते में कुछ मिलेगा नहीं, तो कुछ खाने चलते हैं। मैं भी कंडक्टर और अपने साथ आए दुकानदार के वार्तालाप को सुन रहा था, और इस बात पर निश्चित था कि किसी की समय में बस मिल गई। मैं दुकानदार के आग्रह को स्वीकार करने के लिए तैयार न था, क्योंकि अटैची को बस में छोड़ना पड़ता, जिसमें बड़ी धनराशि रखी हुई थी, परंतु वह न माना, और अंततः हम कंडक्टर को 15 मिनट में आने के लिए कहकर समीप के बाज़ार में चाट खाने चले गए। जल्दी खाकर कोई 10 मिनट में हम लौट आए। दुकानदार के पास स्कूटर था, इसलिए आने जाने में भी देर न लगी, परंतु जैसे ही हम लोग लौटकर आए, बस वहाँ से नदारद थी। यह देखकर हमारे चेहरों पर हवाइयाँ उड़ गईं। बिल्कुल पागलों की भांति हम इधर उधर देखने लगे। दोनों की हालत समान थी, ना एक दूसरे से प्रश्न पूछ सकते थे, ना उत्तर दे सकते थे। फिर भी मैं बोल उठा। हम लोग 10 मिनट में वापस लौट आए, और जब गए थे तो बस में 4-5 सवारियां ही थीं। 10 मिनट में बस सवारियों से भर नहीं सकती, हो ना हो कंडक्टर को हमारी अटैची के लोभ ने बस को स्वयं समय से पूर्व बिना और सवारी लिए वहाँ से जल्दी ले चलने को विवश किया होगा। मतलब जब उसका साथी दुकानदार उसे क्या कहता है, चलिए कुछ खाने चलते हैं, तब जो लेखक है वो मना करता है कि नहीं, मना करना चाहता, लेकिन जो उसका साथी होता है वो मानता नहीं है कि नहीं चलो। तो वो दोनों क्या करते हैं, पास के ही बाज़ार में चाट खाने चले जाते हैं, ये सोचकर कि अभी तो 15-20 मिनट है, हम जल्दी आ जाएंगे, और वो जल्दी ही 10 मिनट में आ जाते हैं। लेकिन जब वो वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि बस वहाँ नहीं थी। तब लेखक बोल पड़ता है कि वो तो 10 मिनट में आ गए, और बस तो अभी 15-20 मिनट लगने थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी जल्दी बस से सवारियों से भर गई होगी। तो कंडक्टर को क्या आ गया होगा, लोभ आ गया होगा पैसों का, क्योंकि अटैची में क्या थे, बहुत सारे
पैसे थे, इसलिए वो बस को ले गया। शायद वह भाप गया था कि अटैची में बड़ी रकम है। यदि वह दिल्ली की ओर कूच भी कर गई हो तो हम स्कूटर पर उसका पीछा नहीं कर सकते। 10 मिनट उसे गए होंगे। अब तक वह 5-6 किलोमीटर तो निकल ही गई होगी और जैसे जैसे समय बीतेगा अटैची के लालच में कंडक्टर ड्राइवर बस को दौड़ा लिए जाएंगे। उन्हें सवारी उठाने बैठाने की कोई चिंता न होगी। मतलब लेखक कह रहे हैं कि अब तो क्या होगा, अगर हम उनका पीछा भी करेंगे तो वो बस बहुत तेज़ चलाएंगे और अब तो वो बहुत आगे जा चुके होंगे, क्योंकि 10 मिनट हो चुके थे उन्हें तो बस से उतरे हुए। मेरी बातें सुनकर दुकानदार बोला, पांडे जी हमारी तो नाक कट गई। हम आपकी फर्म को क्या जवाब देंगे? हमारे ही कहने पर आप अटैची छोड़कर हमारे साथ गए। अब दुकानदार क्या होता है, बड़ा मतलब महसूस करता है, शर्मिंदा कि क्यों उसने वो ही तो ले गया था और पांडे जी को अपने साथ, तो उनकी अटैची क्या हो गई, खो गई। इतने में रिमझिम फुहार पड़ने लगी। हमारे आसपास उस गाड़ी के विषय में पता किया, सड़क के किनारे अड्डा जमाए परिवहन कर्मचारियों से पूछा, परंतु कोई संतोषजनक उत्तर न दे सका। इस प्रकार हम पूछते हुए दिल्ली जाने वाले मार्ग पर ही स्कूटर से बढ़ने लगे। वह स्कूटर भी दुकानदार पड़ोस के किसी दुकानदार से मांगकर लाया था। तब मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं जो तुरंत खबर दी जाती। अतः भगवान का नाम लेकर उस डीटीसी बस के रंग रूप की जाती हुई बसों की पहचान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हल्का अंधेरा हो गया था। किसी चमत्कार के होने पर ही अटैची सहित बस और अटैची मिल सकती थी, अन्यथा जो नहीं होना चाहिए था वह तो हो ही चुका था। जिस काम के लिए मैं हफ्ता भर परिश्रम करता रहा, कंडक्टर पलक झपकते ही उस पर पानी फेर गया। क्या कोई मेरी बात का यकीन करेगा? मतलब आप जब लेखक खड़े होते हैं तो दुकानदार खुद को पूछता है कि उसने क्यों उनको ले गया अटैची छोड़कर। तभी क्या होता है, बारिश होने स्टार्ट हो जाती है और सड़क के किनारे जितने भी जो अड्डे पर जितने भी परिवहन कर्मचारी होते हैं उनसे पूछते हैं उस बस के बारे में, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाता है कि कहाँ गई बस और कहाँ पर मिल सकती है, ऐसा कोई जवाब नहीं दे पाता है। तो दोनों क्या करते हैं, स्कूटर पर उस बस का पीछा करते हैं लेकिन उन्हें रास्ते में कहीं भी बस अभी तक मिलती नहीं है। अब लेखक सोचता है कि अब तो कोई चमत्कार ही हो सकता है जो उसे अटैची वापस मिल जाए, अन्यथा तो वो क्या हो चुकी है, खो ही चुकी है। मुझे यह भी विश्वास नहीं था लोग कहेंगे कि पांडे रुपया खा गया और उस बात को छुपाने के लिए कहानी सुना रहा है। मतलब अब पैसे तो खो चुके थे, तो अब वो जाकर अगर कहेगा कि बस ऐसे ऐसे चली गई तो लोग क्या कहेंगे कि ये झूठ बोल रहा है, रुपया खा गया है और बात छुपाने के लिए झूठी कहानी बना रहा है। मार्ग में जहाँ कहीं कोई चेक पोस्ट मिलती, हम गाड़ी का हुलिया बयान करके उसके विषय में मालूमात करते, परंतु दुर्भाग्य से कुछ भी पता न चला। एक चेक पोस्ट पर हमें पुलिस का सिपाही वायरलेस सेट के साथ मिल गया। मार्ग में हमें एक व्यक्ति ने बताया कि आगे जाकर चेक पोस्ट पर वायरलेस सेट सहित बैठा सिपाही हमारी मदद कर सकता है। हमें उसे चाय पानी का खर्चा देना होगा और काम हो जाएगा। हमने ऐसा ही किया। सिपाही के सामने अपना दुखड़ा रोया, भेंट चढ़ाई, जो उसने स्वीकार कर ली और तुरंत वायरलेस पर संदेश प्रसारित कर दिया कि अमुक हुलिये की गाड़ी एक अटैची जो कंडक्टर की सीट के पीछे वाली सीट में लॉक्ड है को तुरंत बरामद किया जाए। मामला संवेदनशील है। अटैची के मालिक थाना दर थाना होते हुए आप तक पहुंचेंगे। जल्दी करें, गाड़ी निकलने ना पाए। टोल प्लाजा पर भी सख्ती करें।
अच्छा, अब क्या हुआ, जो लेखक था और उसके साथ जो दुकानदार था वो कहाँ पहुँच गए, पुलिस सिपाही के पास, जो चेक पोस्ट पर होते हैं उनके पास, उनसे मदद ली। तो उन्होंने क्या अनाउंसमेंट कर दिया, मतलब ये संदेश दे दिया सभी टोल प्लाजा पे कि इस तरह की इस हुलिये की गाड़ी है जिसमें अटैची लगी हुई है, उसको क्या है तुरंत बरामद किया जाए, और मालिक जो है वो थाने में बैठे हुए हैं और जल्दी ही वो गाड़ी तक पहुंच जाएंगे, गाड़ी कहीं भी निकल ना पाए। हमने उसका धन्यवाद किया और स्कूटर आगे बढ़ाया। अब आप निश्चित हो जाइए, गाड़ी बच नहीं सकेगी, वह बोला। मार्ग में पड़ने वाले थानों और पुलिस चौकियों में पता करते हुए हम आगे बढ़ते रहे। हमें यह जानकर अवश्य तसल्ली हो जाती थी कि उन्हें वायरलेस संदेश के द्वारा उस गाड़ी के विषय में सूचना मिली है, परंतु गाड़ी उनके क्षेत्र से निकल चुकी है। एक थाने से यह भी सूचना मिली कि उन्होंने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, परंतु ड्राइवर ने रोकी नहीं, उसका पीछा किया जा रहा है। अगले थाने से पता चला कि गाड़ी न रुकने पर सीओ साहब स्वयं गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है। मतलब क्या हुआ, आगे चलकर जो पुलिस ने पता लगाया तो क्या हुआ, उन्होंने किसी थाने में ये कहा गया कि हमने गाड़ी आगे हमारे इलाके से आगे निकल चुकी है। फिर उन्होंने आगे पता किया तो आगे थाने वालों ने बोला कि हमने ड्राइवर को रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका, जिसके कारण सीओ साहब उसका खुद पीछा कर रहे हैं। अब लग रहा था कि वाकई कोई चमत्कार होने वाला है। हम वहाँ से 5-6 किलोमीटर आगे गए होंगे। रात के 8 साढ़े 8 का समय था। सड़क के दाईं ओर एक थाने का बोर्ड लगा था और वहाँ सिपाही बाहर गश्त कर रहा था। हमने उससे मालूम किया तो पता चला कि बड़ी मुश्किल से गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी ली गई है। अटैची को बरामद कर लिया गया, परंतु गाड़ी सरकारी थी, वह दूसरे राज्य की थी, उसे जाने दिया गया। हम दोनों तुरंत थाने के भीतर गए तो मुझे दूर से ही हेड मुहर्रिर की समीप रखी हुई अपनी अटैची दिखाई दी। हमने तुरंत आगे बढ़कर उसे नमस्ते की और अपने आने का कारण बताया। उसने हमें घूरा और अटैची तथा हमारे विषय में आवश्यक पूछताछ की। वह बोला, अटैची खोलकर सारा सामान चेक कर लीजिए। मैंने अटैची का ताला खोला, भीतर सारा सामान ज्यों का त्यों रखा हुआ था। हमने उससे अटैची ले जाने की अनुमति चाही। उसने कहा हाँ कहने पर हम अटैची लेकर थाने से बाहर आ गए। भला यह चमत्कार ही तो हुआ, दौड़ धूप बेकार नहीं गई और पुलिस ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। यानी इस तरीके से लेखक को क्या है, अपनी अटैची वापस मिल गई। थाने से बाहर मुख्य मार्ग पर आकर मैंने साथी दुकानदार से विदा चाही, परंतु वह न माना। बोला, यहाँ से बस में बैठना सुरक्षित ना होगा, लूटपाट हो सकती है। मेरे साथ वापस इलाहाबाद चलिए, वहाँ भोजन आदि करके तब प्रस्थान कीजिएगा। यानी अब जो दुकानदार था उसने कहा कि अब आप क्या है, यहाँ पर क्या हो सकती है, लूटपाट हो सकती है, इसलिए आप इलाहाबाद चलिए, वहाँ से जाइएगा। अटैची की खोज में उसके समीप उसके असीम योगदान को देखते हुए मैं फिर उसके आग्रह को टाल न सका। हम इलाहाबाद से 80 किलोमीटर दूर थे। अब पुनः इलाहाबाद जाना होगा और कुछ घंटे बाद फिर से इसी मार्ग से बस में बैठकर गुजरना होगा। कहीं अब कोई दुर्घटना घट गई तो मैं पुनः स्कूटर पर बैठ गया। स्कूटर ने फिर से इलाहाबाद का रुख किया। यानी लेखक को अब फिर से डर लग रहा था, लेकिन जो दुकानदार है उसने अटैची खोजने में इतनी मदद की थी, इसलिए उसको मना भी नहीं कर सकता था। रात्रि 11 बजे हम लोग इलाहाबाद लौटे। उसने एक अच्छे रेस्तरां में मुझे मनपसंद भोजन करवाया और बस तक बैठाने आया। मैंने उसका आभार व्यक्त किया और कहा कि जिस मुसीबत का हमने होशो हवास कायम करके सामना किया वह काबिले तारीफ़
है। 12 बज चुके थे। इस बार मैंने कानपुर तक का टिकट लिया। सुबह कानपुर पहुंचा, फिर अलीगढ़ की बस में बैठा। कन्नौज से 4-5 पुरुष बस में सवार हुए तो बड़े बेचैन से जान पड़ते थे। उनमें से कोई कहीं तो कोई कहीं बैठ गया। एक ड्राइवर के समीप बोनट पर बैठकर शीशे के पार देखने लगा और एक मुझसे आगे की सीट पर बैठ गया। लगभग 25-30 किलोमीटर आगे जाकर वे कहीं उतर गए। उनके उतरने के थोड़ी देर बाद मुझसे आगे बैठे आदमी ने शोर मचाकर कहा, गाड़ी रोकिए, मेरी जेब कट गई है। गाड़ी रोक दी गई। सब लोग उसे उत्सुकतावश देखने लगे। उसने पतलून की जेब में कटे फटे कागजों को इस प्रकार लिपटे हुए रूप में दिखाया जैसे रुपए लपेटकर टिकट पॉकेट में रखे हों। वास्तव में उसकी बगल और मुझसे आगे उन्हीं 5 में से एक आदमी बैठ गया था जो यह खेल खेल गया। जिसकी जेब कटी थी वह तो जैसे तड़प रहा था। उसे देखकर सभी सवारियां दुखी और उदास थीं। जरा सी भूल और जरा सी सजगता भाग्य को उलट पुलट कर देने के लिए पर्याप्त है। संपूर्ण घटनाक्रम से निकलते उलझते में बस यही जान सका। मतलब लेखक को अपनी अटैची तो मिल गई, फिर वो दोबारा अपने इलाहाबाद से रवाना हुआ अलीगढ़ के लिए। तो उसने दूसरी बस ली। फिर उसने कन्नौज से क्या है जो उस बस में 4-5 पुरुष चढ़े तो वह लोग क्या कर गए, उस जो लेखक के आगे जो आदमी बैठा था उसकी बगल में बैठकर उन्हीं 5 में से कोई उस आदमी की जेब कट कर गया, यानी उसके पैसे ले गया। और इस तरीके से लेखक को समझ आया कि किस तरीके से भाग्य पूरा उलट पुलट करने में कोई समय नहीं लगता। ज़रा सी भूल से क्या हो सकता है, पूरा भाग्य पलट सकता है।